अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लो। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अभी चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं तो इसको ज़रा देखें, इसमें एग्जांपल्स कितनी है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने ज़्यादा दिए हुए हैं। तो भाई आई कैप की नज़र में इंतहाई इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है जी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर है कि कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कंपनी ने पैसा जब लगाना है दूसरे बिजनेसेस में, दूसरी कंपनीज में, तो उसने किन बातों का ख्याल रखना है लीगली। ठीक है, अकाउंटिंग के लिहाज से नहीं, अकाउंटिंग वाली बारे में थोड़ी सी वैसे आपसे करता हूँ। यहाँ पे लीगल बात वो कह रहे हैं कि आपने कंपनीज एक्ट के कौन कौन सी प्रोविजंस को देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगी। अल्ट्रा वायरस से मुराद क्या है कि भाई आपने बियॉन्ड योर अथॉरिटी या बियॉन्ड योर लीगल लिमिटेशन आपने वो काम किया है, वो इलीगल हो जाएगी। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बात यह है कि भाई आप जहाँ पे हम बेसिकली जो टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे, एसोसिएट्स वगैरह, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग वगैरह, मेरे ख्याल में अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये टर्म्स। स्पेशली जब आपने वो IFRS 3 IFRS 10 पढ़ा होगा कंसोलिडेशन का, तो उसके अंदर ये लाजमी, मुझे मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर मैं बतौर टीचर अकाउंटिंग का अगर मैं सोचूं तो पहले दिन मैं बताऊंगा सिर्फ ये कि जी ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की होती हैं, सब्सिडरी होती है, एसोसिएट्स होती है, और क्या क्या होता है। फिर मैं आपको सब्सिडरी की तरफ लेके जाऊँ, कंसोलिडेशन की तरफ। खैर ये मेरा एक एंगल है, मेरे ख्याल में आइडिया तो होगा आप लोगों को इस तरह या किसी ना किसी तरह। देखिए अभी फ़िलहाल मैं एक नॉन लीगल बात करने लगा हूँ। नॉन लीगल से मुराद है कि कंपनीज एक्ट को भी छोड़ दें। ठीक है, मैं सिर्फ ये आपसे बात करने लगा हूँ कि आपने टर्म्स सुनी हुई हैं, बिल्कुल न्यू नहीं है आपके लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। मैं यहाँ पे अब बात करूँगा क्योंकि कानून के अंदर ज़ाहिर है एक डेफिनेशन दी जाती है, डेफिनेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग वाली बात करने लगा हूँ, बाकी बातें हम पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखें जी, IFRS की अगर बात की जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो आई बिलीव वो 3 तरह की ट्रीटमेंट्स आपको बताते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट को क्या लेना है। ठीक है, एक तो आपकी चीज़ है, और ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करो। इंडिपेंडेंट से मुराद है एक अकेले आप कर रहे हैं। अगर आप मिलके कर रहे हैं फिर तो वो जॉइंट वेंचर्स वगैरह कहलाते हैं, IFRS 11 उस पर लगता है, वो अलग है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बतौर कंपनी। तो जैसे कि कानून ये कहता है कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में, और उस कंपनी के आपने लेस देन और इक्वल टू 5% शेयर्स ले लिए हैं। ठीक है, ये क्या सीन है, इस तरह ही हो जाएगा भाई। ये आपने उसके जो है 5% जो है वो शेयर्स हैं, या आप यहाँ पे कह लें कि मतलब मिनिमम बेसिकली 5% है, मैक्सिमम आपके हैं 20%। ठीक है जी, मैक्सिमम क्या है आपके 20% तक शेयर्स है। अब मेरी मैथ बस ऐसे ही है, मेरे साइंस वगैरह नहीं, आप लोगों को आइडिया है इतने नहीं आते। तो ये कहने का पर्पज़ क्या है कि 5 से लेकर 20% तक अगर आपके शेयर्स हैं किसी कंपनी के अंदर, तो भाई उसको आपने क्या कह देना होता है, आपने उसको सिंपल बोलना है कि ये हमारी है एक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्या है? एक्विटी इन्वेस्टमेंट। देखो है ऊपर वाली भी एक्विटी 25% होगा, वो भी एक्विटी है, लेकिन इसका नाम बेसिकली ये टर्म यूज़ कर दी जाती है क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट होता है। ये आपका IFRS 9 है वो इसको ट्रीट करता है, वो आपने पढ़ा होगा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वगैरह। वो उसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर नहीं जा रहे, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर तो इससे भी कम है तो बहुत ही माइन्यूट होती है। ठीक है, लेकिन 20% है, या आप चाहे जनरल बात करनी है तो आप कह लें कि जी अप टू 20%। आप ये मज़ीद मतलब आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक फिर आगे चीज़ आती है कि भाई दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी है 20% टू 50%। मतलब 20% से ज़्यादा है, 20.1% समझ लें, उससे लेकर 50% तक है। तो भाई इसको फिर आप कहते हो कि वो जो आपकी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो एसोसिएट बन गई आपकी। क्या है? एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट उसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका अलग से स्टैंडर्ड है जी। इसका स्टैंडर्ड आपका आ जाएगा IAS 28। ठीक है,
IAS 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इसको डील कर रहा होता है, वो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताता है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स को आपने किस तरह ट्रीट करना है। अगर आपकी दूसरी कंपनी है तो इतनी इन्वेस्टमेंट है, बात समझ रहे हैं मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तीसरी इन्वेस्टमेंट एक होती है कि अगर आपकी, और ये मैं सिर्फ शेयर होल्डिंग वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कर्जे शर्जे वाली बात नहीं कर रहा। अगर आपकी यानी 50% प्लस कुछ भी, वो 100 तक की हो सकती है मैक्सिमम, सही है, उसको फिर हम क्या कहते हैं कि वो आपकी क्या बन चुकी है भाई, वो आपकी सब्सिडियरी बन चुकी है। ऐसे ही है, देखो सब्सिडरी की जब हमने होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने कहा था कि जिसमें आपकी 50% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो या कॉमन मैनेजमेंट हो या या कंट्रोल हो आपका उसके ऊपर, आप उसके डायरेक्टर चूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डिंग की बात करें, दूसरी बातें नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई सब्सिडरी के अंदर आपकी ये है तो फिर आपका वो कंसोलिडेशन वगैरह लग जाती है, वही आपने IFRS 3 IFRS 10 लगा के इसकी कंसोलिडेशन कर देनी होती है, ठीक है। इसका मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इसको एक तरह नहीं देखते, हर तरह की इन्वेस्टमेंट को एक तरह से नहीं देख रहे होते, ठीक है। अब भाई दूसरी तरफ ये बात आ गई समझिए, मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया है इसका। तो सर फिर जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून कहता है कि भाई यार मैं भी एक तरह से नहीं देख रहा इसको, कहता है ज़रूरी नहीं है कि मैं इनकी हर बात को फॉलो करूं, कि मैं भी कहूँगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, मैं भी कहूँगी फलां फलां फलां, कहता नहीं ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहता है कि भाई मैंने भी फिर इसको एक तरह से ट्रीट नहीं करना, उसे भी पता है कि यार 50% एक शेयर होल्डिंग है, कंट्रोल आ जाता है, जो चाहो आप कर सकते हो उसके अंदर, आपके वोट्स हैं 50%, ठीक है। इधर उतना तगड़ा कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है आपका, ठीक है। तो वो भाई कानून भी फिर यहाँ पे जो बात करने लगा है ना, वो इसको एसोसिएट ही कंसिडर करता है। सब्सिडरी की आप डेफिनेशन जाके पढ़ें, कानून की डेफिनेशन जो कि हर मुल्क में डिफरेंट हो सकता है कि दूसरे मुल्कों में 40% भी हो किसी में, मतलब मैंने कौन से 200 के 200 मुल्कों के लॉज पढ़े हैं, ना हम पढ़ सकते हैं ना हमें कोई रिक्वायर्ड है पढ़ना, हो सकता है कहीं पे कुछ हो इस तरह, लेकिन हम क्योंकि अपने कानून की बात करें तो भाई हमारा कानून तो मुताबिकत रख रहा है IFRS के साथ भी, वो भी यही कहते हैं 50% प्लस, और उधर भी कंट्रोल्स की बात हो रही होती है, इधर भी वो कंट्रोल की बात भी कर रहे हैं और 50% प्लस भी कहते हैं। तो सब्सिडरी के लिए अलग से हमारे कवानीन है, उसके ऊपर क्या लगना है, और एसोसिएट्स के ऊपर जो हैं वो अब हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको क्या करूँ, फेमिलियर करवा दूँ एक कॉन्सेप्ट के साथ जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी। हमारा मकसद इस चैप्टर का है कि भाई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, किन चीज़ों को मद्देनज़र, किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए करनी है। चलो देखते हैं। सबसे वो पहले कहते हैं कि भाई आपको मैं एसोसिएट कंपनी और अंडरटेकिंग का तो बता दूं ये है क्या, जो मैं बार बार आगे यूज़ करूंगा वर्ड, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ। इसका मतलब देखें, हम जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमने फिर लीगल लैंग्वेज जिसको यूज़ करना है ना, उसका जो मतलब है उसको लेके चलना है, वरना तो जब तक हमें इनके नहीं मतलब पता थे, मीनिंग्स नहीं आइडिया था, तो हम अपने हिसाब से जनरल मीनिंग कोई ना कोई असाइन कर देते थे, कोई लिटरल मीनिंग एज सच हमें आइडिया नहीं होता था। हम पहले कंपनी किसी भी बिजनेस को कह देते थे, ठीक है, बाद में पता चला यार नहीं कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, वैसे लिमिटेड कंपनी होती है। अच्छा, उसमें भी गए तो हमें फिर आगे पता लगा यार पब्लिक लिमिटेड की भी टाइप्स हैं। तो मतलब है कि कानून जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें मज़ीद चीज़ें रेलेवेंट आइडिया होता है। अदरवाइज जनरल बात करने के लिए सही है, आप जो मर्जी बोलें, लेकिन जब आपने कानूनी नुक्ता देना है तो फिर आपको असल उसकी डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो भाई आज ज़रा कहता है कि एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग की डेफिनेशन बताऊं। अच्छा, पहले तो अंडरटेकिंग का मैं आपको बता दूं। कंपनी का तो पता ही है ना, कंपनी वही जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी है या कंपनी लॉ के मुताबिक बनी है उसको कंपनी बोला जाता है, ठीक है। एसोसिएटेड क्या होती है वो जाहिर है एक नया वर्ड है, वो देख लेते हैं। अंडरटेकिंग का मैं आपको बता दूं, अंडरटेकिंग से मुराद है कि किसी बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट, कोई ब्रांच, सही है, कोई प्रोजेक्ट उसका, कोई फैक्ट्री उसकी, कोई एक बिजनेस यूनिट को अंडरटेकिंग बोला जाता है कानून में, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब एसोसिएटेड पीछे लग गया तो एसोसिएटेड का मतलब क्या है वो हम देख लेंगे। बात आ रही है समझ, कंपनी का हमें पता है क्या मतलब है, अंडरटेकिंग का हमें पता मतलब चल गया। अब हम बात कर रहे हैं कि एसोसिएटेड कंपनीज क्या है, कि दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी आपस में एसोसिएटेड कब कहलाएंगी। डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट अंडरटेकिंग्स आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग क्या कब कहलाएंगी। एसोसिएट का मतलब है कि उनका आपस में ताल्लुक कब है कानून की नज़र में। वैसे आप अपने हिसाब से कोई ताल्लुक बना लें, अलग बात है, कानून की तरफ से जायज़ ताल्लुक जो है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग मीन एनी टू और मोर कंपनीज, कम से कम दो या इससे ज़्यादा कंपनीज और अंडरटेकिंग्स, ठीक है,
और अ कंपनी एंड एन अंडरटेकिंग। देखिए कानून जो है ना उसने ज़ाहिर लिखना तो फिर बड़ा अपनी तरफ से क्लियर करके होता है। कानून की मैक्सिमम कोशिश होती है कि जिस टाइम वो लिखा जा रहा है, जिस टाइम वो बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट किया जा रहा है, उस वक्त मैक्सिमम आपकी एम्बिग्विटीज़ को ख़त्म करे। तो वो वर्डिंग बड़ी खुल खुल के यूज़ करा, आपको फिर लगता है क्या रिपीट कर रहा है, बाद में मुझे समझ आ गई है। ऐसे नहीं होता, आप हर एक चीज़ के अंदर मतलब होता है। देखिए जैसे उसने कहा कि एसोसिएटेड कंपनी एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग से मुराद दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, अगर दो कंपनीज हैं आपस में तो वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग नहीं कहलाएंगी, वो एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी, ठीक है। और अंडरटेकिंग्स, या अगर वो दो या दो से ज़्यादा अंडरटेकिंग है वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहलाएंगी। या उसने कहा एक कंपनी है एक अंडरटेकिंग है तो उसको भी हम एसोसिएटेड कंपनी बोल सकते हैं या अंडरटेकिंग बोल सकते हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरह भाई एक दूसरे के साथ ताल्लुक है इनका देखते हैं। पहले नंबर पे, इफ अ पर्सन हु इज द ओनर और पार्टनर और डायरेक्टर, बेसिकली मालिक। देखो तीन ही तरह के तरीके थे मालिक होने के, याद है, सोल प्रोप्राइटर, ओनर, ओनर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर भी मालिक है, डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टर आमतौर पे क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर होता है इसलिए उसने वो डाल दिया। तो ओनर से मुराद यहाँ पे आप शेयर होल्डर वगैरह भी ले सकते हो, आप सोल वाला भी ले सकते हो अगर कोई अंडरटेकिंग वो वाली है, ठीक है। वो फिर कंपनी तो नहीं है लेकिन वो अंडरटेकिंग होगी। वो कहते हैं इफ़ अ पर्सन हु इज़ द ओनर और अ पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग और हु या देखो एक तो सिंपल है जो उसका मालिक है, या हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली में क्या लिखा ब्रैकेट में, थ्रू हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन आगे बीच में, बड़े वाले एडल्ट या मेजर चिल्ड्रन नहीं है। उसने कहा जब वो खुद या अपने वाइफ और या अपने हस्बैंड और बच्चों के थ्रू होल्ड्स और कंट्रोल्स शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग is also the owner or partner or director of another company undertaking or directly or indirectly holds or control shares। ये भी ऊपर वाली सारी छाप दी दोबारा, बात ज़रा फॉलो कर लें। अब सिंपल बात है, बस वो जाहिर है कानून है तो कानून ने फिर बताना है खुल के कि भाई मैं क्यों कानून हूँ, मैं क्यों अंधा हूँ। तो बात यह है कि अगर एक शख्स है वो किसी एक कंपनी का ओनर है, ओनर आपको पता है किस किस सूरत में हो सकते हैं, या वो एक कंपनी का या एक अंडरटेकिंग का पार्टनर है, या वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, या वो इस कंपनी में 20% या इससे ज़्यादा शेयर्स उसके हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या है, उसके हो सकते हैं 20% सारे के सारे, और हो सकता है 6-7% उसके हैं, बाकी 12-13% उसके माइनर चिल्ड्रन और स्पाउस के। बात आई समझ। ये अगर कहता है एक बंदे में चीज़ें और वही बंदा एक दूसरी कंपनी में भी है, दूसरी कंपनी का भी वो ओनर है, दूसरी कंपनी का भी वो डायरेक्टर है, दूसरी किसी कंपनी का भी पार्टनर है, या किसी दूसरी कंपनी या अंडरटेकिंग के अंदर भी उसके 20% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके शेयर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि भाईजान वो दोनों कंपनीज आपस में क्या बन जाती हैं, अंडरटेकिंग बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, एसोसिएटेड कंपनीज बन जाती हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बन जाती है। एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, मतलब अगर अंडरटेकिंग के बीच में कोई प्रोजेक्ट है, कोई फैक्ट्री शैक्ट्री, कोई बिजनेस यूनिट है, पूरे का पूरा बिजनेस की बात, कंपनी की बात नहीं हो रही तो फिर वो अंडरटेकिंग बोल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनी की बात हो रही है पूरी की पूरी तो उसको कंपनी बोल दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये वो उनका ताल्लुक बन जाएगा। और गल की थी फॉलो है नहीं, इधर भी हमने क्या कहा, अगर आप किसी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आप एसोसिएट, वो आपकी बन जाती है। इधर को यही कह रहा है कि अगर एक शख्स है, ठीक है, वो इधर भी उसके 20%, बाकी चीज़ें भी चलो अपनी बता रही और साथ ही उसने 20% वाली बता रही, और किसी और में भी है, तो वो कहता है वो उस शख्स की वजह से, देखो उस बंदे की तो वो एसोसिएट है ही, लेकिन उस शख्स की वजह से वो कंपनियां भी आपस में क्या हो गई हैं, रिलेटेड पार्टी बन गई है, एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बन गई। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, या वो कहता है इफ़ दी कंपनीज और अंडरटेकिंग्स आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट, अगर उनकी मैनेजमेंट सेम है, डायरेक्टर्स वगैरह उनके सेम है, और कंट्रोल भी उनका, और वन इज़ दी सब्सिडरी ऑफ अनदर, या उसने कहा कि एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी है भाई, तो फिर भी मैं उसको क्या कहूँगा, एसोसिएटेड कंपनी ही कहूँगा, ठीक है। मतलब सब्सिडरी भी है लेकिन साथ साथ एसोसिएटेड भी है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स उसने डाल दिए इसमें। अब तीसरा, इफ़ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेजमेंट बाय कंपनी, ये अपना एक
कई बार होता है धक्के से कोई डाल देते हैं चीज़ को कि यार इसको भी डालो बीच में। अब मुदारबा का उसने नीचे बताया भी, मुदारबा क्या है, एक इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम है जिसमें एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है। मतलब हम लोग अगर मुदारबा यूनिट को ख़रीदते हैं तो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बैंक है या कोई भी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी जो उसको मुदारबा को रन कर रही है, वो आगे वो इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे करती है, ठीक है, हमें बताया होता है जी यहाँ यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हमें मिल जाता है। ये एक मतलब सिस्टम चल रहा होता है मुदारबा का। तो उन्होंने स्पेसिफिकली इसको ऐड कर दिया है इसमें, तो बस आपने इस हद तक याद रख लेना है। अब भी आपके सिलेबस में मुदारबा के ऊपर नहीं है। जब आप इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे, आई बिलीव CFAP 2 है एडवांस कॉर्पोरेट लॉज, उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि मुदारबा कंपनीज बनती किस तरह से हैं और ये रन कैसे होती हैं, वो सारा आप वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो कहते हैं इफ़ द अंडरटेकिंग इज़ अ मुदारबा मैनेज्ड बाय दी कंपनी, एक कंपनी है उसने अपना जो मुदारबा ओपन करवा लिया है, मुदारबा फ्लोट कर दिया, फ्लोट से बुला रहे स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, हाँ भाई जिन लोगों ने ख़रीदना है वो आ जाए, तो भाई जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है वो बताएं। तो एक कंपनी है उसने एक मुदारबा अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, वो उसको भी अंडरटेकिंग फिर बोला जाए, उसका एक प्रोजेक्ट है, तो वो कहते हैं वो कंपनी और उसका मुदारबा भी आपस में क्या है, दोनों एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहलाएंगी। बात आई है समझ भाई? चलो, हाउएवर फॉलोइंग डायरेक्टरशिप्स, अब उसने ऊपर कहा था ना कि ओनर या डायरेक्टर होना, अगर एक में उसने कहा ये जो नीचे मैं बताने जा रहा हूँ ना, इन ओनर्स या इन डायरेक्टर्स को ना कंसीडर करना डेफिनेशन के अंदर। मतलब है कि अगर ये लोग ओनर या डायरेक्टर होंगे ना, तो फिर सिर्फ इस बेस पर, इस बुनियाद पर वो आपस में सोशल कंपनी अंडरटेकिंग नहीं हो जाएंगी। बाकी रिक्वायरमेंट भी भाई देख लेना, ठीक है। कहते हैं सिर्फ इस बेस पर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। वो कौन सी बेसिस है? वो कहता है कि डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने किसी बंदे को नॉमिनेट कर दिया, अब वो बंदा लेट से उसके अपने पर्सनल शेयर्स हैं किसी कंपनी के अंदर और 20% से ज़्यादा, अब आप क्या कहोगे कि यार तू इधर भी है तो उधर भी है, इधर तो भाई वो नॉमिनेट हो गया है, उसके तो शेयर्स ही नहीं है, वो तो मतलब कि उसके बेनिफिशियल ओनर तो कोई और है, उसका तो जो ज़ुबान में बोलता है उसकी अपनी है ही नहीं, हो तो पीछे से कोई उसको ऑर्डर कर रहा है ऑथराइज। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस में कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, उनकी अपनी ज़ुबान नहीं है, बुलवाया जाता है उनसे, जो दिल करता है वो बुलवा लेते हैं। तो भाई अब ये बंदा नॉमिनेट किया हुआ है, सही है, तो इसको वो कहते हैं आप ना इंक्लूड करें, ये जो अब आपने काउंटिंग करनी है ना इस तरह, इसको ना करें। सेकंड, और डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और सेकंडली वो कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे है, देखो एसोसिएटेड कंपनी जो है या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिस्क है कि भाई कहीं कंपनी, इस कंपनी का पैसा आप किसी और कंपनी में ना निकाल रहे हो बगैर कुछ बताए, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, ये मकसद है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हमने जब पढ़ा था, उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी, इतना सख्त किस्म का उसका वो क्राइटेरिया है, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं होता कंपनी से, उसको तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं है कंपनी के अंदर। तो सिर्फ अगर वो डायरेक्टर बन गया है इस कंपनी का, वो भी इंडिपेंडेंट, वो तो भाई पहले ही बड़ा लिथल है इस कंपनी को लेकर, लीगल टर्म्स में बात की जाए तो वैसे तो 2 नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कानूनी बात की जाए तो वो तो भाई बहुत सख्त मिजाज सा बंदा है, उसका ताल्लुक नहीं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी को सही तरह चलाना है, कंपनी को सही मशवरा देना है, बस ये है, ठीक है। वो कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा नहीं है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसको ना बीच में काउंट करो, कि अगर आप वाकई बाय बुक्स वैसा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढ लाते हो कि, तो कानून कहता है मुझे ट्रस्ट है उसके ऊपर कि वो मतलब उसका कोई, उसकी वजह से कोई ऐसी एसोसिएशन को ऐसा ताल्लुक नहीं बनेगा कंपनियों में। अच्छा, फिर आगे उसने कहा, अच्छा ये जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉमिनेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंपनीज के अंदर ये बंदा है फिर इसको आपने एक्सक्लूड करना, नहीं भाई, अगर एक में भी है वो कहते हैं एक्सक्लूड कर दो, इसको ना लो, ठीक है। अच्छा, थर्ड आ गया जी, शेयर्स ओन्ड बाय द NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इदारा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके शेयर्स हैं तो फिर उसको शेयर होल्डर के तौर पे आपने नहीं काउंट कर लेना इसमें, ठीक है। या नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये गवर्नमेंट का इदारा, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स करता है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, वो कहते हैं अगर वो भी है तो उसको भी आपने काउंट नहीं करना। बात आ रही है समझ?
ठीक है। फिर आगे शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय द सेंट्रल डिपॉजिटरी। सेंट्रल डिपॉजिटरी शायद पहले भी डिस्कस हुआ था, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी। सीडीसी क्या होती है कि आपने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो आप डायरेक्ट नहीं करते, एक कंपनी बनाई हुई है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन और उसके थ्रू कर रहे होते हैं। अब सीडीसी में शेयर्स पड़े होते हैं लेकिन असल में वो सीडीसी के शेयर्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन सीडीसी खुद भी तो किसी जगह पे शेयर होल्डर बन सकती है। अब उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी XYZ लिमिटेड, उसके अंदर सीडीसी के पास शेयर्स हैं किसी और बंदे के 20% से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एक उसके अंदर है और अब वही सीडीसी खुद बजाते खुद किसी और जगह पे जाके इन्वेस्ट कर देती है 20% 30% के साथ। अब आप कहोगे भाई क्योंकि सीडीसी उस कंपनी में भी शेयर होल्डर है, सीडीसी इस कंपनी में भी शेयर होल्डर है, XYZ लिमिटेड और दूसरी वाली लेट्स से ABC लिमिटेड है, तो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड बन गई हैं। कानून कहता है नहीं भाई, XYZ लिमिटेड के अंदर सीडीसी के बाद जो शेयर हैं वो उसके अपने हैं ही नहीं, वो तो किसी और शेयर होल्डर के हैं। हाँ, दूसरी कंपनी के अंदर सीडीसी अपने भी रख सकती है, सीडीसी कंपनी है ना, एक प्रॉपर लीगल पर्सन है तो अपने भी शेयर्स हो सकते हैं। बात आई समझ। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ये खुद भी एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, इसके अपने भी शेयर्स बिकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका काम रेगुलेट करना है लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा भाई कंपनी बनाते हैं। आगे भाई बात समझ, इसलिए ना उन्होंने 4 तरह के लोगों को निकाल दिया डेफिनेशन से। एग्जाम्पल देखें, आजम इज़ अ डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड। अच्छा, ये जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या आप कह लें ये आगे हैं आपके अंडरटेकिंग या रिलेटेड पार्टी या सब्सिडरी वगैरह की डेफिनेशन, यार इसको ना बड़े तहम्मुल के साथ करना है। इसका कोई फ्लो चार्ट सा बना के या कुछ ना कुछ लिख के यार ये बंदा इधर है इधर, इस तरह करके करेंगे ना, कोई ग्राफ बना के फिर आपसे सही होगा, अदरवाइज इधर दिमाग भी नहीं होने वाला सही, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, आजम इज़ अ डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड, ओके। A public company limited by shares, okay sir. If he is also director in DEF limited, then both ABC and DEF shall be considered as associated companies of each other due to presence of a common director among both the company। देखो पहली डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर गया, उसमें हमने कहा अगर आप ओनर पार्टनर या डायरेक्टर हैं किसी एक कंपनी के और किसी और कंपनी में भी आप हैं कोई चीज़ इसमें से, अब एक कंपनी में डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो वो दोनों कंपनियां इस बंदे की वजह से क्या बन गई आपस में एसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा आजम इज़ ऑल्सो अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म नेम्ड GHI एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो देन ऑल द अबव नेम्ड 3 बिजनेसेस शैल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएटेड अंडरटेकिंग ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देखें 2 कंपनी से तीसरा बिजनेस आ गया, बिजनेस जो तीसरी पार्टनरशिप को कंपनी तो नहीं बोल सकते, वो पार्टनरशिप है अलग से। अब आपने तीनों को अगर 2 की बात करनी हो ऊपर वालों की तो वो एसोसिएटेड कंपनीज है आपस में, लेकिन बीच में तीसरी अंडरटेकिंग आ गई है, ठीक है। मतलब है कि अदर देन कंपनी आ गई ना चीज़, को बिजनेस है कोई भी, तो वो अब आपकी सिर्फ अंडरटेकिंग है। लेकिन जब आपने तीनों को बुलाना है तो आप इनको फिर एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटेड होगी है ना आपस में। अच्छा, अब आगे द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट दे आर नोन एज एसोसिएटेड अंडरटेकिंग रादर देन एसोसिएटेड कंपनी बिकॉज ऑल द 3 बिजनेसेस इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप्स आर नॉट, सिंपल बात है ये, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरी देखें, बाबर इज डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ मोर देन 20% शेयर्स ऑफ JKL लिमिटेड। तो भाई बताएं ABC लिमिटेड के अंदर वो डायरेक्टर है और दूसरे में 20% शेयर होल्डर है, तो ये बिल्कुल सही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर भी शेयर होल्डर उधर भी शेयर होल्डर हो, भाई इधर डायरेक्टर उधर शेयर होल्डर, इधर पार्टनर उधर शेयर होल्डर, इधर ओनर उधर डायरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस वो चीज़ें अगर हो गई हैं तो वो आप बन जाएंगे। अगर वो दोनों तीनों चारों कंपनीज ही हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट डेफिनेशन तो फिर वो एसोसिएटेड कंपनी कहलाएंगी। अगर उनमें से कोई एक भी कंपनी से हटके कोई और बिजनेस सोल है पार्टनरशिप है तो फिर आप इनको एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बोल देंगे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 3 देखें, ABC लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ DEF लिमिटेड एंड KLM लिमिटेड। KLM और DEF आर सब्सिडरीज ऑफ ABC लिमिटेड। तो हमें पता है अगर सब्सिडरी है तो भाई फिर भी वो एसोसिएटेड है आपकी। ABC लिमिटेड एंड DEF लिमिटेड शैल बी कंसिडर्ड एसोसिएटेड कंपनी एज द लेटर इज सब्सिडरी ऑफ द फॉर्मर, ओके। KLM और ये भी है क्योंकि ये ताल्लुक है DEF लिमिटेड एंड KLM लिमिटेड, ये दोनों भी आपस में भाई एसोसिएटेड कंपनी होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ABC के अंडर आ रही हैं। बात समझ रहे हैं? देखो 3 कंपनीज हैं, एक है ABC, एक है DEF, एक है KLM।
ABC और DEF आपस में एसोसिएटेड हैं। क्यों? क्योंकि DEF जो है वो सब्सिडरी है ABC की, ये बात आई समझ। ABC और KLM आपस में एसोसिएटेड हैं। क्यों? क्योंकि KLM सब्सिडरी है ABC की, ठीक है। अब बात आ गई कि भाई DEF और KLM का भी आपस में ताल्लुक है, भाई है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसका दूसरा पॉइंट, अगर आप अंडर कॉमन कंट्रोल हैं, आपके ऊपर कंट्रोल किसका? सब्सिडरी का कंट्रोल है ना, 50% प्लस होती है वो कंट्रोल है आपका ABC लिमिटेड का आपके ऊपर, KLM के ऊपर भी, DEF के ऊपर भी, क्योंकि अब इनके ऊपर अब्बा जी एक बैठे हुए हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएटेड हैं। एग्जाम्पल 4 देखें एग्जाम्पल्स वो आपको दे दे के समझा रहा है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसने कहा नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओन्स 25% शेयर्स इन ABC लिमिटेड एंड 30% शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। तो भाई स्पेसिफिकली उसने कहा कि NIT को निकाल दो, इसके शेयर्स को काउंट नहीं करना। आगे, साइमा इज डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड एंड शी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन XYZ लिमिटेड। अब देखो दो कंपनियों में डायरेक्टर है, लेकिन एक में सही वाली डायरेक्टर, सही क्या मतलब दूसरा भी सही होता है, लेकिन मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह है, दूसरे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो भाईजान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो हमने काउंट नहीं करना था, हम कहेंगे एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। आगे भाई बात समझ चलें। अब आगे ये तो होगी ना डेफिनेशन, अब मसला फटा गया है। फटा देखते हैं। फटा ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट जब आपने एसोसिएटेड कंपनीज़ के अंदर करनी है तो किस तरह से करनी है। सेक्शन 199 बड़ा मशहूर है ज़माना ये सेक्शन है। ऑडिट जब भी हम लोग करते हैं इसको लाजमी हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ के हम देखते हैं कि भाई इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि कंपनीज़ की ऑब्वियसली एसोसिएटेड कंपनीज़ भी होती हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग भी होती हैं, उनकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। तो हमने देखना होता है कि क्या ये लवाजमत पूरे किए गए हैं, नहीं किए गए। लवाजमत को बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन पूरे करना लाजमी क्योंकि बेसिक एसेंस क्या है, बेसिक थीम क्या है इस कॉन्सेप्ट का, टॉपिक का, वो ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट लग रही है, पैसा जा रहा है बिजनेस से, भाई पता तो होना मालिकों को कहाँ पे पैसा जा रहा है और पैसा सही जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग जब कैफ 8 में आएंगे इंशाल्लाह ऑडिट में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो हमने एक 3 पेजर होती है वो देनी होती है आमतौर पे। अब उसमें एंड पे एक चीज़ होती है कि कंपनी लॉ आपसे रिक्वायर करता है, उसमें 5 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट कर रहा होता है। एक तो कंपनी लॉ कहते हैं कि प्रॉपर बुक्स जो चाहिए थी, अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर 11 के अंदर बुक्स अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। तो क्या उसी तरह कंपनी ने मेंटेन किए हैं, ऑडिट की बात कर रहा हूँ। और डिफरेंट चीज़ें होती है। और इस तरह एक होती है कि इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर इन द नेम ऑफ द कंपनी आर फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। भाई वो बिजनेस के नाम पे, बिजनेस के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट्स वो वाली की गई हैं तमाम की तमाम, और एक्सपेंसिव इनकर की है। इसका मतलब है कि भाई हमने बतौर ऑडिटर भी इस चीज़ को देखना होता है, इंश्योर करना होता है, इसलिए हम इसको देखते हैं भाई क्या वाकई इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे, कंपनी के लिए ही की गई हैं या नहीं की गई। अगर नहीं की गई तो उसका भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हो। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर ही हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पर नहीं भी हो सकती, ये आगे जाके पढ़ेंगे कल, ठीक है। लेकिन पता तो हो ना उनका कि जो नहीं है क्या वो भी लीगली अलाउड थी, सही है। अच्छा यार इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, वो कहते थे टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कहता हूँ जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं क्या मतलब ले रहा हूँ। कहता आप लोग भी कोई ना कोई मतलब लेते होंगे भाई, डेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह। कहता मैं जो ले रहा हूँ ना मतलब आपने उसको अब समझना है। shall include equity, loans, advances, guarantees by whatever name called, except for the amount due as normal trade credit, where the terms and conditions of trade transactions carried out on arm's length and in accordance with the trade policy of the company। बात ज़रा बड़े गौर से समझ लें। उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट से मुराद मैं कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, इक्विटी से मुराद जब आपको शेयर्स मिलते हैं, कोई लोन ले रहा हूँ, कोई एडवांस आपने कोई दिया हो किसी को, किसी भी कहता कोई नाम आप कोई भी और रख दे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने यही वाले नॉमेनक्लेचर यूज़ करना है, यही वाले नाम यूज़ करने हैं। कहता कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका एसेंस ये चीज़ें हैं ना कि कर्जा है, किसी भी नाम से डेट कह दो, आपको लाइबिलिटी है, कहता है तो कर्जा ही ना, लोन को, डेट को, लाइबिलिटी को, वट ठीक है, क्रेडिट कह दो, जो भी कहना है आपने। फिर वो कहता है अगर आपने गारंटी भी दी हुई है ना किसी की, तो उसको भी मैं यही समझ रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको देने पड़ सकते हैं पैसे बाद में अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया, ठीक है। तो ये उसने कहा, एक्सेप्ट उसने कहा कि ट्रेड क्रेडिट, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट, मतलब आमतौर पर उधार पे जो चीज़ें दी कहता उसको मैं कहता हूँ कि वो खैर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे की गई है। ये बात समझ लेनी। आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब क्या, मार्केट टर्म्स के ऊपर। देखो हर बंदे को आप एक चीज़ लाख रुपए की बेचते हो, अब एक बंदे को आप वो 70,000 की बेचते हो बिला वजह, कोई वो मतलब है कि उसको बहुत स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, या आप ये कहो कि आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं बेच रहे, मार्केट टर्म्स पे नहीं बेच रहे,
फिर वो कहता है यार इसको मैं इन्वेस्टमेंट कंसीडर करूंगा। लेकिन अगर आपने आर्म्स लेंथ बेसिस पे रूटीन बिजनेस के अंदर किसी को उधार पे चीज़ें दे दी हैं तो मैं भाई उसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं कर रहा। बात की है फॉलो, ठीक है। देखें बेसिक एसेंस समझी जाए बात का, बेसिक एसेंस यही है कि यार कंपनी से कहीं एक्विटी के नाम पे पैसा ना निकल जाए कहीं और हमें पता ही ना हो, कर्जे के नाम पे ना निकल जाए। ये ना हो कि स्पेशल कोई लाख लाख रुपए वाली चीज़ 5-5 हज़ार में बेची जाए कि बिजनेस लॉ तो कहता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना लाजमी नहीं। भाई बिजनेस लॉ जो मर्जी कही जाए, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही होगा, इधर फटा है, कानून तो डिफरेंट है, तो हर कानून को देख रहे हैं ना। इस वो कहेगा यार बिजनेस लॉ सही कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिल्कुल सही कह रहा है, उधर आप लाख वाली चीज़ 5 हज़ार में बेचो, इधर भाई मैं अगर बेचोगे मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझूंगा और फिर मैं आपसे सारी शिक्कें पूरी करवाऊंगा। हाँ करनी है तो भाई कर लो, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, फिर कर लो जो करना है। आइए बात समझ। तो इन्वेस्टमेंट, अब आगे बात आई पावर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन जनरल। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। चैप्टर 3 पे पहुंच जाए जी, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स में, उसमें आप पढ़ें जाके, उसमें है कि इन्वेस्टमेंट्स की जो पावर है वो किसके पास है? डायरेक्टर के पास। लेकिन अगली बात, लेकिन वो कहते हैं कि भाईजान जब एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, फिर एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन अब क्या है? देखो उसने कहा कि हर तरह की इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर देते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने खुद उनको अथॉरिटी दे दी है। लेकिन एसोसिएटेड कंपनी वाली जब इन्वेस्टमेंट होगी ना उनके अंदर, तो फिर भाई मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा हूँ, ज़रा पढ़ें। अच्छा अब उसने लिखी है अजीब सी तरह से बात है, कंपनी शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट। तो कई लोगों ने माशाल्लाह होता है ना कि पूरी लाइन ही नहीं पढ़नी, उन्होंने कहना कंपनी कर ही नहीं सकती, चलो जी गल खत्म, आगे चलिए। और नहीं भाई, कंपनी कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उसने लिखा इस तरह से है कानून ने, वो कानून को पता है ना कि थोड़ा सा तो मैं लिखता हूँ, इनको चाहिए सारे ही पढ़ लें, लेकिन उन्हें क्या पता कि बिल्कुल ही फारिग है, नाअहल लोग हैं, तो भाई पूरी लाइन पढ़नी है, फ़ौरन इधर से नहीं। सतही नॉलेज होता है ना, सिर्फ बाय सरफेस जो नज़र आया बस ठीक है यार, डिटेल में कौन जाए। A company shall not make any investment in any of its associated companies except under the authority of a special resolution which shall indicate फलां चीज़ें नीचे वाली, ठीक है। उसने कहा कि भाई आप कर सकते हो, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ करो, अदर देन स्पेशल रेजोल्यूशन आप नहीं कर सकते। अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ना हम एसोसिएटेड कंपनीज़ का पढ़ रहे हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का नहीं पढ़ रहे। जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए उसने अंडरटेकिंग और कंपनी की डेफिनेशन को अलग करवा दिया। अंडरटेकिंग वो बीच में तब लेके आ रहा है जब कोई अदर देन कंपनी कोई बिजनेस भी बीच में है, फिर अंडरटेकिंग कहता है। अगर सिर्फ कंपनी है वो फिर कहता है एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। उसको अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ये जेन में रखना है कि दूसरी भी कंपनी है एज पर कंपनी लो। तो भाई आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन होना क्या ज़रूरी है? वो कहते हैं उसके अंदर नेचर हो इन्वेस्टमेंट की, लोन है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, गारंटी है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो लिखो। पीरियड कितने टाइम के लिए है? इक्विटी तो आमतौर पे पीरियड नहीं लिखा जाता, वो तो आप बस कर देते हो इन्वेस्ट। लोन हो सकता है आपके 3 साल का लोन दिया, साल का, 6 माह का, 8 साल का, व्हाटएवर। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितनी है ये लिखें, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट कर्जा दिया है तो कर्जा कितने इंटरेस्ट रेट पे होगा, क्वार्टरली पे होना है, किस तरह से पे होना है, कौन से बैंक में आएगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, इसकी क्या कोई गारंटी है, कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सारे मामला, ठीक है। तो बेसिक इसी 4 चीज़ें हैं कि भाई आपने एक तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस नेचर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट है, और कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपने स्पेशल रेजोल्यूशन में लाजमी लिखवा के प्रूव करवानी है। और आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, जो जनरल मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी के साथ 21 दिन के नोटिस वाली होती है। An increase in the amount or any change in the nature of investment or the terms and conditions attached thereto shall be made only under the authority of a special resolution। वो कहता है कि अगर बाद में आपको चेंज करना चाहते हैं, पहले आपने इन्वेस्ट किया, मतलब कर्जा दे दिया, बाद में वो कंपनी ने कहा यार मुझे थोड़ा और कर्जा चाहिए, आपके यहाँ रेजोल्यूशन तो पास ही है, फिर डाल देते हैं। लेकिन आपको पता है अमाउंट मेंशन है उसके अंदर, ये लॉजिकल सी बात है। जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी उसके अंदर लिखा होता है लेट्स से 15 मिलियन आप कर रहे हैं, अब आप कुछ और कर रहे हैं, तो भाई 15 मिलियन से तो एक्सीड कर गई आपकी बात। उन्होंने आपको जो अथॉरिटी दी हुई है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू 15 मिलियन तक की दी हुई है, 15 मिलियन की अमाउंट की दी हुई है। अब आप करने लगे हैं 5 मिलियन और, तो भाई दोबारा जाके करवानी पड़ेगी ना, या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगी, या आप कहेंगे पहले साल बाद कर्जा वापस करना था, अब आपने कहा 2 साल बाद कर देना, तो भाई जाके दोबारा करवाएंगे। उधर पीरियड लिखा हुआ 1 साल का। सिंपल बात है कि जब आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं जो ऑलरेडी उसमें नहीं मौजूद थी, तो आपको दोबारा से जाके प्रूव करवाना पड़ेगा। ओके, अब आगे आएगी कंडीशन।
एग्रीमेंट फॉर लोन, द कंपनी शेल इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएट कंपनी बाय वे ऑफ लोन्स और एडवांसेस इन, ये लोन एडवांसेस की बात कर रहा है, इक्विटी की बात नहीं अब यहाँ पे हो रही। लोन अगर आप दे रहे हो या एडवांस, एडवांस से मुराद के आपने पैसे दे दिए उनको, ठीक है, किसी काम के लिए, कोई काम करवाना था उसके लिए पहले से आपने पैसे दे दिए हैं, तो ये भी लोन ही होता है काइंड ऑफ। उसने कहा द कंपनी शेल इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएटेड कंपनी बाय वे ऑफ लोन्स और एडवांसेस इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड सच एग्रीमेंट शेल इंटर एलिया इंक्लूड, इंटर एलिया से बोला है कि इनके अंदर ये चीज़ें सारी होनी चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ इसमें से मिस नहीं होनी चाहिए। भाई कौन सी चीज़ें हैं, वो कहते हैं एग्रीमेंट आपने उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन होना लाजमी है। अगर आप एसोसिएटेड कंपनी के अंदर को कर्जा वगैरह दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, क्या चीज़ें, नेचर ऑफ लोन, क्या नेचर है इसकी, वर्किंग कैपिटल के लिए दे रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म में है, कौन सा नेचर है इसकी, देन पर्पस उसका क्या है, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करना है, रिसर्च पे करना है, क्या चीज़ करनी है उन्होंने, ठीक है। देन पीरियड ऑफ द लोन, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को आगे लिख लें, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है वो ये लाजमी है मेंशन करना। यहाँ से एक शो हो गया कि लिखना ही लिखना पड़ना है, अभी नीचे आके देख भी लेते हैं। फ़ी और कमीशन, कोई फ़ीस है या कोई कमीशन है उसके अंदर, तो ये भी आप लिख सकते हैं। रीपेमेंट स्केड्यूल फॉर प्रिंसिपल एंड रिटर्न, रीपेमेंट का स्केड्यूल आपका क्या होगा, भाई आपने कब कब कितने कितने पैसे वापस करने हैं। आमतौर पे होता है ना, इंस्टॉलमेंट आ रही होती है, उसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी होगी, ये उसमें स्केड्यूल डाले पूरा अपना। पेनल्टी क्लॉज इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट और लेट रीपेमेंट, कोई पेनल्टी क्लॉज भी डालें आप, उसमें लिख सकते हैं कि पेनल्टी बहुत थोड़ी लिखते हो, है ही नहीं, ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज़ आपको पता है कि बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक पेनल्टी होती है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी अमाउंट बीच में डाल दोगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 लाख कर्जा वापस नहीं करोगे, आपको 15 लाख रुपया देना पड़ेगा, 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। या आप ये कहें कि आपका इंटरेस्ट रेट 15% था, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट की, तो ये 15% नहीं रहेगा, 50% हो जाएगा। इस तरह की चीज़ वो कहते हैं, डालना चाहते हो डाल सकते हैं, वो भी लिखें। सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द लोन, सिक्योरिटी अगर कोई दी हुई है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है ना, आमतौर पे जाहिर है सोसाइटी कंपनी अनसिक्योर्ड पे ही चलेंगी आपस में, लॉजिकल बात है, क्योंकि अंडर कॉमन कंट्रोल है, एक जैसे शेयर होल्डर वगैरह है, तो वो आमतौर पे सिक्योरिटी नहीं मांग रहे होते, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, और भाई जनरल मीटिंग में मेंबर्स का अप्रूवल होगा इस पर भी। तो भाई एक एग्रीमेंट आप इस तरह का बनाएंगे। बेसिकली जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो सारा आपने एग्रीमेंट भी दिखाना है ना कि यार ये एग्रीमेंट है और ये स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर चीज़ें हैं, तो भाई प्लीज़ इसको ज़रा पास कर दें, ठीक है। अब एक बात उसने की, कंडीशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बात ये समझें। द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, सच से मुराद के लॉन्च ऑन, द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी, ये बात समझने, शैल नॉट बी लेस दैन दी बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी से मुराद जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसकी बोरोइंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखें, बोरोइंग कॉस्ट से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ABC लिमिटेड कंपनी हूँ, मैंने जब कर्जा लेना होता है या मैंने जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी लेट से बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल 15%, मुझे खुद 15% में मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी एसोसिएट कंपनी को 10% भी देने लग जाऊँ, 5% भी देने लग जाऊँ, फ्री देने लग जाऊँ, भाई लुटनी मच गई। यही तो फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, कंपनी का पैसा निकल के बाहर जा रहा है, जैसे पाकिस्तान का पैसा निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, बेल्जियम जा रहा है, फिर जजीरे बन रहे हैं। तो खैर भाई ये बात उसने की है कि अगर कंपनी की अपनी बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो भाई कम अज़ कम वो कहता है उस बोरिंग कॉस्ट के बराबर तो आप रखो ना, अगले बंदे से लो, या जो रेट स्पेसिफाई कर दिया कमीशन ने वो, ठीक है, जो भी रेट कमीशन ने स्पेसिफाई कर दिया, इन दोनों में से जो हायर है वो स्पेसिफाई कमीशन ने अभी कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका बोरिंग रेट है 18%, ठीक है, कमीशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है 20%, तो भाई 20% कम अज़ कम आपको लेना पड़ेगा उस बंदे से। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन कम अज़ कम उसने कहा शैल नॉट बी लेस दैन, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ले सकते हो आप, 25% ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 20% से कम नहीं। अब दूसरी तरफ अगर आपका बोरिंग रेट है कंपनी का 18%, कमीशन ने किया हुआ है 15%, तो भाई इसमें से हायर कौन सा है, 18%, कम अज़ कम 18 आपने लाजमी लेना अपनी एसोसिएट कंपनी से, ठीक है, इससे ज़्यादा ले सकते हो, कम नहीं ले सकते। तो ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। शैल बी रिकवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, रेगुलर बेसिस से मुराद जो भी आपने टर्म की हुई है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली वट एवर, वो कहता है आपने वो लेनी है। फेलिंग विच द डायरेक्टर्स शैल बी पर्सनली लाइबल टू मेक द पेमेंट, भाई अगर वो पे नहीं करता तो डायरेक्टर्स जो हैं पर्सनली लाइबल होंगे। इधर से एक बात हमारे फिर माइंड में आ गई है, बात ये है कि भाई
एसोसिएटेड कंपनी को, ये लिख लो नीचे, बेसिकली हमने ज़ाहिर है इम्प्लाइड मतलब एक निकाल लिया ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जब भी आपने किसी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है लोन के तौर पे, तो भाई आपने कम अज़ कम आपका जो बोरिंग पावर अपने, आप खुद जब कर्जा लेते हो तो जितना आपको बोरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती, कम अज़ कम उतना तो लो ना उनसे, कम अज़ कम ज़्यादा ले सकते हो। या कमीशन ने अगर उनका रेट्स दिया हुआ है तो आपकी बोरिंग कॉस्ट या कमीशन वाला रेट विच एवर इज़ हायर, कम अज़ कम उतना आप उनसे लाजमी लें। और अगर आप वो नहीं लेंगे उनसे तो भाई डायरेक्टर साहिबान पर्सनली पे करेंगे। इससे अब एक इम्प्लाइड मतलब निकल आया, लिख लो नीचे कि लोन टू इन्वेस्ट, क्या था, लोन टू एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बी मेड एट ज़ीरो इंटरेस्ट। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो कि इंटरेस्ट फ्री लोन टू एसोसिएटेड कंपनी इज़ प्रोहिबिटेड। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इंटरेस्ट फ्री लोन टू एसोसिएटेड कंपनी इज़ प्रोहिबिटेड। भाई आप उसको इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी कोई ना कोई तो बोरिंग कॉस्ट है। ठीक है, आपने कोई ना कोई तो लिया हुआ है कर्जा, ना भी लिया हो तो भाई फिर कमीशन ने कोई ना कोई स्पेसिफाई किया, विच एवर इज हायर उधर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है नहीं। अच्छा, अब अगली बात आई कंडीशन ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस से मुराद है कि भाई अपना पैसा है, जब हम किसी जगह पे लगाते हैं, मिसाल तौर पे आपको मैं आज कहूँ कि यार मुझे 2 लाख रुपया दें, मैं आपको महीने के इतने पैसे दूंगा, आप कैसे मुँह उठा के दे देंगे? आप सोचेंगे भाई करना क्या है, मुझे बताएं ज़रा डिटेल में बताएं। ऐसे ही होगा ना, अपना जब पैसा हो तो भाई कंपनी का भी जब पैसा है वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, गरीबों का। ठीक है, प्रॉफिट सारा उन्हीं को जाना है बाद में, उन्होंने ही इन्वेस्ट किया था तो आपने कंपनी चलाई है, तो सर माल मुफ्त दिले पे रहम नहीं करना आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है डायरेक्टर साहिबान ने कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी लोन वट पहले ड्यू डिलिजेंस करें कि क्या वो कंपनी हमें पे बैक करने की भी इस्तात रखती है कि नहीं। हम कर्जा तो दे दें 5 करोड़ रुपया, ठीक है, लेकिन क्या वो जो इंटरेस्ट रेट वगैरह लिखे उनकी इतनी फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल साउंड है, फाइनेंशियली वो इतने कि वो हमें पे भी कर सकें। ये ड्यू डिलीजेंस करनी है किसने? डायरेक्टर्स ने करनी है। अब आगे बात आई थी एग्जाम्पशन है, रेगुलेशन। एग्जाम्पशन भाई कमीशन जिसको चाहे वो एग्जाम्पशन दे सकता है। इसका एक SRO भी है, SRO वर्ड मैंने अब कर दिया यूज़, बता देते हैं। SRO क्या होता है? SRO ये है कि भाई हमने बिज़नेस लॉ में याद है पढ़ा था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, एक होती है आपकी जो सही सेंट्रलाइज लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट में होती है, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 पार्लियामेंट में बना है। ठीक है, लेकिन फिर कानून ने ना कुछ अथॉरिटी दी होती है नीचे जो रेगुलेटरिंग इदारे हैं, क्योंकि उनको ऑपरेशंस का ज़्यादा पता होता है। और कानून कहता है कि भाई अब हर चीज़ के ऊपर हम बैठ के, पार्लियामेंट ये कहती है कि हम हर चीज़ के ऊपर तो नहीं हम बैठ के डिस्कस कर सकते। और वैसे भी पाकिस्तान जैसी हंग पार्लियामेंट हो, वो समझ ही ना आ रही हो क्या चीज़ है, फड्डे बस चलते रहते हैं, तो फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट हो स्पेशली, तो वो कहते हैं कि भाई हम आपको भी थोड़ा डेलीगेट कर देते हैं, आप अपने तौर पे भी कर लें। हाँ, बाद में हम इसको कानून का पार्ट बना लेंगे जब हम बैठेंगे सेशन में आएंगे। उसको बोला जाता है SRO। जैसे FBR है, FBR को भी ये अथॉरिटी है, FBR भी अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म कोई ना कोई लॉ कर लेता है जो कि बाद में अप्रूव हो जाते हैं इन द नेक्स्ट फाइनेंस बिल। इस तरह कंपनीज एक्ट के पास भी ये SECP के पास भी ये अथॉरिटी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, कि वो भी कर सकते हैं। उसको SRO बोला जाता है। तो SRO SECP ने भी एक निकाला हुआ है ये इसकी एग्जाम्पशंस का, ये जो लिखा हुआ है ना कि कमीशन में स्पेसिफाई सर्टन क्लास, उसमें उसने स्पेसिफाई की हुई हैं यार ये इन कंपनीज़ के ऊपर ये जो है स्पेशल रेजोल्यूशन और फलां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फलां ये चीज़ें नहीं लगती। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और मज़े वाली बात है कि फाइनल लेवल पे मेरे ख्याल में पार्ट नहीं था, हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था, हमने प्रैक्टिस में चीज़ देखी थी। क्योंकि मेरा भी, मैं आर्टिकल जब कर रहा था तो एक क्लाइंट आ गया, तो उसके अंदर ये सीन था। अब वो क्लाइंट मुझे कहते हैं कुछ तो जुगाड़ निकालो, मतलब सोचो। फिर हमने ज़ाहिर सीनियर से पूछा, बड़ा डिस्कशन हुई, तो वो SRO ना हमें कहीं मिल गया। ठीक है, वो कानूनी है। फिर उसको पहले देखा कि SRO विड्रॉ तो नहीं कर लिया गया, विड्रॉ भी होता ना, पहले एक ऑर्डर पास किया, बाद में वापस ले गया। तो वो हमने पूरा जब देखा तो पता लगा नहीं भाई ये वैलिड है बिल्कुल। तो उसमें एग्जाम्पशंस दी हुई हैं कि फ़लाँ ये कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। खैर, बस सिर्फ आपको बताने की ज़रूरत थी, वो पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है SRO कि वो क्या ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, चलें जी। रिकॉर्ड भाई आपने ज़ाहिर है अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन रखना है, उसके अंदर आपने सारी इन्वेस्टमेंट्स लिखनी है जो एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग में आपने की हुई हैं। ओके भाई, चलें, ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत इसकी।
कि क्रक्स ये है कि भाई पहले हमने एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग की डेफिनेशन पढ़ ली है, फिर हमने एक बात की है कि भाई जब आपने एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आमतौर पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं कंपनी की, लेकिन अगर एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो फिर सिर्फ डायरेक्टर नहीं करेंगे, डायरेक्टर ऑब्वियसली प्रपोज करेंगे, पहले वही अप्रूव करेंगे, फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन में चीज़ आएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता है कि जनरल मीटिंग में होती है, जनरल मीटिंग में आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर चीज़ें बतानी है, भाई क्या नेचर इन्वेस्टमेंट की, क्या कितने पीरियड की इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह क्या है, सही है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह क्या है, ये सारा कुछ आपने उनको बताना है और उसके सारे एक एग्रीमेंट भी लगाना है। एग्रीमेंट के अंदर आपकी सारी डिटेल में चीज़ें आ रही होंगी। मेन बात ये थी कि भाई फ्री इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट या लोन्स आप नहीं दे सकते सोसाइटी कंपनी को, कम से कम आपको जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसकी बोरिंग कॉस्ट या कमीशन ने जो रेट स्पेसिफाई किया है विच एवर इज़ हायर, कम से कम उतना मिलना लाजमी है एसोसिएटेड कंपनी से, या इससे ज़्यादा ले सकते हो, कम नहीं ले सकते। अगर कम लोगे तो भाई डायरेक्टर्स साहिबान जो है पर्सनली लायबल होंगे, ठीक है, वो बाकी के अमाउंट पे करेंगे अपनी जेब से। और सेकेंडली हमने क्या बात की है कि जब आपने इन्वेस्ट करना है तो भाई ड्यू डिलिजेंस पहले करनी है डायरेक्टर्स, उनकी जिम्मेदारी है, अपना पैसा समझ कर लगाएं कि भाई क्या ये वापस मिलने के भी चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि कमीशन जो है वो किसी को एग्जाम्पशन भी दे सकता है और सख्तियाँ भी मज़ीद लगा सकता है, कमीशन के पास अथॉरिटी है, और रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है अपने पास कंपनी ने, ठीक है जी। चलें, ये था कल, फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।